हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा है मेघालय का पठार, छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से चर्चा कर ली भाई, बिल्कुल कर ली है। आपको मानना पड़ेगा और इसके बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी। मरते दम तक याद रखना प्यारे मित्रों। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना टॉपिक है प्यारे लाल और लालियों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। मैं आपको दिखा देता हूं अपना पश्चिमी घाट कहाँ है और पूर्वी घाट कहाँ है। प्यारे लाल और लालियों, भारत के भौतिक प्रदेश में ही हैं हम। आप ऐसा मत समझना कि हम बाहर निकल गए। हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, उसके बाद प्रायद्वीपीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंदर आ जाओ। अब पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, ये इधर वाला घाट, और उधर वाला पूर्वी घाट। ये अपने को पढ़ना है मित्रों। ये है अपने गुजरात की सीमा ठीक है, और ये है अपना भारत का तटीय सीमा प्रदेश, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ आप लाल, ये है पश्चिमी घाट। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के यहां पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है भाई? नीलगिरी की पहाड़ी। वो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और कर्नाटक केरल सब में पड़ती है। ये तो है केरल, ये केरल, ये है तमिलनाडु, और ये ऊपर कर्नाटक, ठीक है। तो एक पहाड़ी बनाता हूं मैं मित्रों, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी हो गई? नीलगिरी की पहाड़ी। ये हो जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये हो जाएगी इलायची की पहाड़ी। नाम लिख दो इसके। इसका नाम है इसका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में पड़ती है। उसका नाम क्या है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। प्यारे मित्रों, आप सबको अब तो पता चल जाना चाहिए कि भूगोल कैसे पढ़ते हैं। भूगोल पढ़ने का एकमात्र तरीका है चित्रात्मक। यदि चित्र नहीं है तो कोई भूगोल नहीं है। आप भूगोल पढ़ रहे हो तो चित्र बनाना है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेट याद करनी है, और भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ रहे हो तो आपको अनुच्छेद याद करने हैं। इस बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो मैं हूं भूगोल का विशेषज्ञ आपके सामने, रणजीत सिंह। तो हम चित्रात्मक ही पढ़ेंगे मित्रों। जब तक चित्र नहीं, आप भूगोल में नहीं हो। कहीं और हो आप, चित्र नहीं बना रहे हो तो आप भूगोल में नहीं हो। कहीं बाहर हो, आप बाहर की दुनिया में हो, आप भावना में भेजाओगे इसे, तो ठीक है। चित्र देखो पहले आप। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में है मित्रों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। फिर आती है ये वाली पहाड़ी, उसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या नाम है? अन्ना अन्नामलाई पहाड़ी। और नीचे दक्षिण में है, क्या नाम है? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी का दूसरा नाम एक दोस्तों, इलायची को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कार्डेमम। कार्डेमम हिल। तो इसे बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। क्या बोलते हैं मित्रों? कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? अब आपको ध्यान होना चाहिए, कार्डेमम की पहाड़ी केरल में है, अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में है मित्रों। यहाँ पे है कद्रेमुख पहाड़ी, यहाँ पे है कद्रेमुख चोटी। चोटी भी लिखा दूं क्या मैं? यहाँ पे है कद्रेमुख चोटी। क्या नाम है? कद्रेमुख। और यहाँ पे है पुष्पागिरी। 2 पर्वत चोटियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं मित्रों। आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट बहुत बहुत ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में, ठीक है। तो पहले पूर्वी घाट तो दिखा दूं मैं आपको। ये रहा, ठीक है। ये रहा पूर्वी घाट।
यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, पलनी, सेवरोई, जवाड़ी। 3 पहाड़ियां हैं भाई, पलनी, सेवरोई, जवाड़ी। नाम लिख दो, नाम लिख दो। पलनी की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, सेवेरोई की पहाड़ी, सेवेरोई की पहाड़ी, और जवाड़ी की पहाड़ी, और जवाड़ी पहाड़ी। एक बार एक पेपर हुआ था अपने आरपीएससी में, पेपर होते हैं ना राजस्थान लोक सेवा आयोग में, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी एक होती है संस्था, उसका नाम है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश आरपीएससी ना राजस्थान लोक सेवा आयोग, वैसे ही उत्तर सेवा आयोग है यूपीएससी। यूपीएससी में एक सवाल पूछा कि सेवेरोई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो बताओ सेवेरोई की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में है मित्रों। सेवेरोई की पहाड़ियां किस घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है या पूर्वी घाट का हिस्सा है मित्रों? ये सेवेरोई की पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, पालकोंडा, नल्लामाला और कराकस। इसका नाम है पालकोंडा, नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा, पालकोंडा है ना भाई, पालकोंडा, पालकोंडा। यह है नल्लामला, नल्ला माला, और यह है कराकस, कराकस। देखो मैंने पूर्वी घाट में पहाड़ियों के नाम लिखे हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ, पलनी की पहाड़ियां, सेवेरोई की पहाड़ियां, जवाड़ी की पहाड़ियां। ये तीनों पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में पड़ती है भाई। कहां पड़ती है रे? तमिलनाडु राज्य में। याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। पलनी की पहाड़ियां, सेवेरोई की पहाड़ियां, जवाड़ी की पहाड़ियां। पलनी, सेवेरोई, जवाड़ी कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। लिख दो भाई, ये तीनों पहाड़ियां कहां पड़ती है रे? तमिलनाडु में। पल्लाकोंडा, पालकोंडा है भाई, पालकोंडा। ये पालकोंडा कहां पड़ती है? पालकोंडा पड़ती है आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पड़ती है आंध्र प्रदेश में। और ये नल्लामाला है ना, ये पड़ती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे। नल्लामाला कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे। ठीक है भाई, नल्लामाला पड़ती है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पे, तेलंगाना की सीमा पे। ठीक है, और ये कराकस पड़ती है ओडिशा में। कहां पड़ती है? ओडिशा, ओडिशा में पड़ती है भाई। ठीक है, अब यहां पे एक चोटी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। यहां पे एक चोटी है महेंद्रगिरी, इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची है महेंद्रगिरी। और यहां पे है एक बड़ा चोटी, यहां पे है एक बड़ा, यहां पे उसका नाम है अरमाकोंडा, और ये है भाई नल्लामाला में है। उसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, नल्लामाला अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, ये कौन सी पर्वत चोटी है भाई? अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। अरमाकोंडा की ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है भाई। कितनी है रे? अरमाकोंडा की ऊंचाई है 1680 मीटर। पालकोंडा की ऊंचाई कितनी है? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये विस्तार से ध्यान से देखना है आपको। पश्चिमी घाट में ये लिखाई और पूर्वी घाट में मैंने ये लिखाई। मित्रों अब मैं आपको पूर्वी घाट में कुछ महत्वपूर्ण स्थान बताता हूं। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाले रास्ते में देखो, पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी घाट की तुलना में कम कटाफटा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कम कटाफटा है, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है, बहुत ऊंचा है भाई। ठीक है,
पूर्वी घाट को पार करने में 4 दर्रे हैं भाई, 4 दर्रे लिख दूं क्या? यहां पे है एक स्थान है, उसका नाम है मुंबई। यहां पे एक स्थान है, उसका नाम क्या है? मुंबई। और यहां पे स्थान पड़ता है नासिक। यहां पे स्थान पड़ता है पूना या पुणे, पूना या पुणे, ठीक है। देखो, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाले दर्रे को क्या बोलते हैं? थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट। 1 नंबर दे दो उसको। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बोरघाट। कौन सा घाट? बोरघाट। 2 नंबर, 2 नंबर दे दो उसको। 2 नंबर हो गया बोरघाट, ठीक है। और केरल में है पाल घाट। यहां पे आता है भाई, केरल में पाल घाट है ना। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है, उसका उस दर्रे का नाम है पाल घाट। कौन सा घाट? 3 नंबर पे पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। और यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोटा दर्रा। यहां लिख दूं मैं, सेनकोटा दर्रा। उस दर्रे का नाम है सेन कोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इस चोटी का नाम तो है कदरेमुख, और एक चोटी का नाम है कलसूबाई। इसका नाम है कदरेमुख, केद्रुमुख। 1892। और पुष्पा गिरी, पुष्पा गिरी की ऊंचाई है 1712, 1712। और इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। तो मीटर में है भाई ये, ठीक है। और एक पर्वत चोटी है, महाराष्ट्र में पड़ती है, उसका नाम है कलसूबाई। 1696 मीटर ऊंची है। यहाँ पे एक पर्वत चोटी है कलसूबाई। कौन सी भाई है? कलसूबाई है भाई। कलसूबाई का नाम कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो, कलसूबाई। कलसूबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट। फिर नीचे आता है सनकोटा दर्रा, ये इधर लिख दिया, इसका 4था नंबर का दर्रा ये हो गया, ठीक है मित्रों। तो हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में लिखा है। पुष्पागिरी है 1712, कदरेमुख 1892, कलसूबाई 1646। ये अपना पूरा हो गया भाई, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं पूर्वी घाट और इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। मित्रों, इस पूरे चित्र को आपको ध्यान से देखना है। पश्चिमी घाट को पार करने के लिए उत्तर से दक्षिण में लगातार 4 दर्रे हैं भाई। क्या है? लगातार 4 दर्रे हैं। सबसे ऊपर दर्रा कौन सा है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा दर्रा। ये सारे दर्रे हैं भाई। नाम तो घाट है पर ये एक्चुअल में है दर्रे। और पूर्वी घाट, नाम तो घाट है पर ये पहाड़ियां हैं। क्या कहा? नाम तो घाट है पर ये पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, उसकी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। क्या नाम है भाई? अन्नाईमुदी, अन्नाईमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं मित्रों अगले स्लाइड पे। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे नीलगिरी की यहाँ से कर देते हैं, थालघाट भोरघाट से शुरू कर देते हैं। आ जाओ मित्रों। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है मेरे लाल? पश्चिमी घाट है भाई। पश्चिमी घाट के बारे में आपको डिटेल लिखनी है,
खतरनाक तरीके से। लिखो भाई, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है, वह कम कटा हुआ है। लिखो भाई, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में क्या है रे, अधिक तो है, ऊंचा, अधिक ऊंचा है भाई मेरे लाल, अधिक है ऊंचा। वह कम है कटा फटा, कम कटा फटा हुआ है, कम कटा फटा हुआ, कम कटा फुटा हुआ है। ये समझ में आया आपके मैंने क्या बात लिखी है? ये बात यहां से देख के लिखी है मैंने। देखो ये कट रहा है नहीं यार, ये देखो यहां से आती है दामोदर नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो इस पठार को काट देती है। पूर्वी घाट को, वो पूर्वी घाट की पहाड़ियों को काट देती है। कौन काट देती है? नदियां काट देती है। इसलिए ये पठार तो ये पठार कटा हुआ है और ये कटा हुआ नहीं है। इसकी ऊंचाई के बारे में एक तथ्य लिखा दूं मैं, उत्तर से दक्षिण में आते हो तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई क्या जाती है? यहाँ पे तो है 500 मीटर, यहाँ पे है 1200 मीटर और यहाँ पे है 1600 के 1800 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर लगातार ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है मेरे लाल। 500, 1200, 2500 भी कर सकते हो आप इसको ना। इसको आप कर दो 2500। तो इससे आप तुलना कर सकते हो। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में आने पर लगातार बढ़ती जाती है। क्या कहा? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में आने पर लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ पे कल सुबह एक चीज और है इसमें, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, वो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, जब हम डिटेल लिखेंगे ना उस समय मैं आपको बता दूंगा मित्रों। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वो काम करते ही रहे, उसमें क्या। देखो, पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर ऊंचाई क्या है भाई? ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है भाई, ऊंचाई लगातार बढ़ती है। देखा नहीं क्या? ऊपर 500, फिर 1200, फिर 2500 मीटर है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा है। पश्चिमी घाट को पार करने के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 दर्रे हैं भाई। क्या है रे? 4 दर्रे हैं। लिखो, पश्चिमी घाट को पार करने के लिए, पश्चिमी घाट को पार करने के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 दर्रे हैं। 4 दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं भाई, 4 प्रमुख दर्रे हैं जो निम्न प्रकार है। पहला दर्रा है थालघाट, फिर है भोरघाट। देख लो, पहला दर्रा है थालघाट। थालघाट की लोकेशन देखो भाई दोस्तों, पहले ये देखो अपना, ये थालघाट, ये रहा थालघाट है ना। तो थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। फिर मुंबई से मेरे को नासिक, नासिक से फिर मेरे को दिल्ली जाना हो, दिल्ली इधर है भाई, ये देखो ये दिल्ली उधर है। तो मुंबई से नासिक या नासिक से दिल्ली या नासिक से कोलकाता मुझे जाना है, तो थालघाट का प्रयोग करना है मेरे को। तो थालघाट क्या करता है? मुंबई को नासिक होते हुए दिल्ली से और कोलकाता से जोड़ता है। कौन? थालघाट।
लिख दो। और बोरघाट के बारे में भी देख लो एक बार। बोरघाट मुंबई से पुणे जाने के लिए तथा मुंबई से चेन्नई या बेंगलुरु जाने के लिए बोरघाट का उपयोग करते हैं। ठीक है, मार्ग प्रदान करता है ये। लिखो मेरे दोस्तों, थालघाट मुंबई से नासिक जाने के लिए मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। और इसी दर्रे से होते हुए दिल्ली व कोलकाता जाया जाता है। इसी दर्रे से दिल्ली व कोलकाता जाया जाता है। दिल्ली व कोलकाता जाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना थालघाट हो गया पूरा। इसके बाद देखते हैं बोरघाट। दूसरा दर्रा कौन सा है? बोरघाट। बोरघाट के बारे में आपको लिखना है दोस्तों, ये मुंबई को पुणे जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है और मुंबई से बेंगलुरु जाने और चेन्नई जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लिख दो। यह मुंबई को पुणे या पुणे से जोड़ता है। इसी दर्रे से चेन्नई व बेंगलुरु जाते हैं। चेन्नई व बेंगलुरु जाया जाता है। और यह दर्रा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 622 मीटर। क्या कहा? बोरघाट पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा दर्रा है भाई। क्या कहा रे? सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 622 मीटर। कितनी है भाई? 622 मीटर। तो हम कह सकते हैं बोरघाट सबसे ऊंचा दर्रा है जो मुंबई को पुणे या चेन्नई बेंगलुरु जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। थालघाट बोरघाट हो गया। अब आता है दोस्तों अपना पालघाट। कौन सा? पालघाट। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। अब लिखो आप पालघाट दर्रा। तीसरा है ना? तीसरा में आ जाएगा अपना पालघाट दर्रा। यह दर्रा केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु यह दर्रा केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, एक तथ्य और है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा दर्रा तो था बोरघाट, और पश्चिमी घाट का सबसे लंबा चौड़ा दर्रा कौन सा? सबसे चौड़ा दर्रा पालघाट है भाई। लिख लो,
पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है, सबसे चौड़ा दर्रा यही है, पाल घाट है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है भाई साहब 14 से 20 किलोमीटर, 14 से 20, कहीं कहीं 24 भी मिलती है भाई, ठीक है। तो ये इसकी चौड़ाई है, सबसे लंबा चौड़ा दर्रा यही है ना भाई, चौड़ा है, जो केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है, इसका नाम है पालघाट। अब आता है अपना सेनकोटा दर्रा, जो कोचीन को मदुरई से जोड़ता है। चौथा दर्रा कौन सा है अपना? चौथा दर्रा है सेनकोटा दर्रा। चौथा दर्रा है अपना सेनकोटा सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रे की विशेषता क्या है? यह कोचीन को, यह कोच्चि या कोचीन एक ही चीज है भाई। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। यह कोचीन को, एक मदुरई शहर है तमिलनाडु में, मदुरई। बताओ मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध है? मदुरई में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर की क्या विशेषता है? मीनाक्षी मंदिर ऊपर से नीचे देखने पर एक ही चट्टान को खोद के बनाया हुआ मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर के बारे में कभी कल्चर के हिसाब से देखेंगे, अभी तो मीनाक्षी मंदिर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और एक बात आप बता दूं कि आपको जानकारी के लिए, मीनाक्षी मंदिर वेगई नदी के किनारे है भाई। किस नदी के किनारे? वेगई नदी के किनारे। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। तो हम कह सकते हैं कि सेनकोटा दर्रा कोचीन को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई, मदुरई कहाँ पड़ता है रे? मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। किस लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो सेनकोटा दर्रा कोचीन को मदुरई शहर से जोड़ता है, मदुरई शहर से जोड़ता है, मदुरई शहर से जोड़ता है। मदुरई शहर से जोड़ता है क्या? हाँ जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर 4 दर्रे आते हैं, 4 घाट आते हैं। उसका नाम घाट है पर दर्रे हैं भाई। घाट किसे कहते हैं, दर्रे किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमालय जब पढ़ा था, कि 2 पर्वतों के बीच आने जाने के लिए जो मार्ग प्रदान करते हैं, जो मार्ग होता है, उसे ही तो दर्रे कहते हैं भाई। सही है ना? दर्रे को हम भारत में क्या कहते, राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में दर्रों को नाल कहते हैं। अंग्रेजी में इसी दर्रों को क्या कहते हैं? इसी दर्रों को पास कहते हैं, PASS, पास। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का पास, दर्रा, मार्ग। जैसे देसूरी की नाल, फुलवारी की नाल, अनेक सारे नाल है अपने राजस्थान में भी। तो पश्चिमी घाट के 4 महत्वपूर्ण दर्रे अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, इसके बाद देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो हेडिंग लगाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। हेडिंग है अपनी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की विशेषता बताऊं क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। अभी कितने हैं? 18 है। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 है। उस सभी 18 में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी की पहाड़ियां थी। नीलगिरी की पहाड़ियां सबसे ऊंची है। नीलगिरी की पहाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है।
ये तो है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, अब पानी पीते हैं एक बार। तो आ जाओ, बारे में डिटेल लिखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? कहाँ है रे भाई? किन राज्यों में है? कौन कौन से राज्यों में है? एक तो है केरल में है क्या रे? हाँ, केरल में है, केरल में है। दूसरा है कर्नाटक में भी है। तीसरा है तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में भी। हम कह सकते हैं मित्रों, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। और इसी के साथ हम कहेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पश्चिमी घाट व पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है भाई? का मिलन भी होता है इसी पहाड़ियों में होता है। का मिलन का मिलन कहाँ होता है दोस्तों? का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। पहाड़ियों में, ठीक है। बताओ मित्रों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु किस पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। पहला है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। ये मित्रों, तो इसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की और क्या विशेषता है। भारत में वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं मित्रों? 18 है। तो भारत का प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र या प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो लिख दो, भारत में भारत में भारत भारत का भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई? वो भी नीलगिरी की पहाड़ियां ही है। वो भी नीलगिरी की पहाड़ियां ही है। ठीक है। एक है नीलतहर। नीलतहर है तमिलनाडु राज्य का राजकीय पक्षी है, राज्य पशु है नीलतहर। वो कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यहाँ पर नीलतहर पाया जाता है, पाया जाता है। और इसी पहाड़ियों में एक जनजाति निवास करती है मित्रों। उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति मुख्य रूप से भेष पालन करती है और भेष पालन से अपना जीवन का गुजारा करती है। लिख डालते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में पहाड़ियों में पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोडा जनजाति। का मुख्य व्यवसाय क्या है? का मुख्य व्यवसाय है मित्रों भेष पालन करना है। टोडा जनजाति निवास करती है
टोडा जनजाति निवास करती है का का मुख्य व्यवसाय क्या है? का मुख्य व्यवसाय मित्रों भैंस पालन करना है। का मुख्य व्यवसाय भैंस पालन करना है मित्रों। ठीक है, यहीं पे बंदरपूछ शेर पाया जाता है। वो एक जानवर है, उसके बारे में क्या लिखे, चलो। एक है कॉफी, यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय व कॉफी का उत्पादन किया जाता है। चाय व कॉफी का उत्पादन किया जाता है। चाय व कॉफी का उत्पादन किया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों में किया जाता है। तो मित्रों इसके बाद अपनी है नीलगिरी पहाड़ी पूरी कंप्लीट होती है। अब आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो हमने लिखी ही नहीं, अब लिख लेते हैं। लिखो, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सा बेटा? दोदा बेटा। दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों? इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। यह प्रायद्वीपीय यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है भाई, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? दोदा बेटा। कहाँ पड़ती है रही है? तमिलनाडु में पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित। ठीक है, अगली पहाड़ियां है, अपनी हेडिंग लगाओ, अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन से मलाई की पहाड़ियां? अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, आ जाओ, लगाओ हेडिंग, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्ना मलाई की पहाड़ियां। मित्रों अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ है? यह पहाड़ियां प्रॉपर रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पड़ती है रे भाई? तमिलनाडु राज्य में। तो इसके बारे में डिटेल, यह पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है भाई? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत चोटी, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाई मुदी। कौन सी मुदी? अन्नाई मुदी। उसकी ऊंचाई है 2695। इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाई मुदी। कौन सी मुदी? अन्नाई मुदी। इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों? 2695 मीटर। क्या बात है! इसके बारे में लिखो, यह चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है भाई। इससे बड़ी चोटी कहीं नहीं मिलेगी। यदि अन्नाई मुदी पर्वत चोटी से ऊंची चोटी आपको देखना है तो आपको हिमालय पर्वत में जाना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय भारत में तो इससे बड़ी चोटी नहीं मिलेगी मेरे लाल। बड़ी चोटी देखनी है तो आजा हिमालय में। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, यह चोटी प्रायद्वीपीय भारत की, यह चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी। आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भी अनाई मुदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भी अनाई मुदी। अनाई मुदी चोटी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। किस पहाड़ियों में पड़ती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है। ठीक है मेरे लाल और लालियो, वो अपनी होती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पूरी होती है। के बाद हेडिंग लगाओ आप, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ।
इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती है? यह पड़ती है भाई केरल राज्य में। यहाँ से क्या होता है? मसालों का उत्पादन होता है, इलायची की पैदा होती है, चाय कॉफी की उत्पादन होता है कहाँ? इलायची की पहाड़ियों से। हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट की अंतिम पश्चिमी घाट की अंतिम स्थिति कहाँ है? इलायची की पहाड़ियों में, है ना। तो यह है पश्चिमी घाट का अंतिम बिंदु है। पश्चिमी घाट का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कहाँ है? इलायची की पहाड़ियां केरल में है। ठीक है, तो अपनी क्या क्या हो गई देख लेते हैं एक बार। देखो, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा दर्रा, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ये पूरी होगी है। इसी के साथ हम एक लगाते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ है मित्रों? ये रहा, यह है मित्रों 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम क्या है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपको लगाना है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हेडिंग लगाओ, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप क्या हो गए यार, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सा आ गया प्यारे लाल? अरे ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी भाग को दो भागों में बांटता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। जैसे ये हो गया पश्चिमी घाट, ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। कौन सा याद्री? सह्याद्री। तो सह्याद्री को दो भागों में कौन काटता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो हम कह सकते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट या सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। 16 डिग्री के उत्तर में जो भाग आता है उसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, जो नीचे आता है उसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। लिख डालते हैं, आ जाओ आ जाओ मित्रों, इसके बारे में हम लिखते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट या सह्याद्री, दो नाम है इसके, सह्याद्री को दो भागों में, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करता है। दो भागों में विभाजित करता है लाल, विभाजित करता है। इसका मतलब 16 डिग्री के उत्तर में जो भाग आता है उसे बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण में जो भाग आता है उसे बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो मित्रों लिख दो, यह है दक्षिणी सह्याद्री व उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। लिखो, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में डिवाइड कर देता है, ये विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसी के साथ अपना पश्चिमी घाट पूरा होता है मित्रों। अब हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद पूर्वी घाट। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट। तो आ जाओ पूर्वी घाट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी घाट में देखो, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर पहाड़ियां आती है। उस पहाड़ियों का नाम क्या है? पलनी की पहाड़ियां, सेवरोई की पहाड़ियां और जवाड़ी की पहाड़ियां। क्या है? पलनी, सेवरोई, जवाड़ी। ये तीन पहाड़ियां कहाँ पड़ती है मित्रों? ये तीन पहाड़ियां पड़ती है तमिलनाडु में, पलनी, सेवरोई और जवाड़ी। देखो मित्रों, अपनी हेडिंग है पूर्वी घाट। कौन सा घाट? देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है वो पूरी बातें पश्चिमी घाट की थी। किसकी थी रे मित्रों? पश्चिमी घाट की। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। हेडिंग लगाओ सब, पूर्वी घाट। यह है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के बारे में हम लिखते हैं, दक्षिण से
क्या लिखेंगे भाई? दक्षिण से उत्तर में जाने पर, दक्षिण से उत्तर में जाने पर निम्न पहाड़ियां आती है। निम्न निम्न पहाड़ियां आती है भाई। आती है क्या रे? पहली पहाड़ी है पलनी की पहाड़ी, सेवरोई की पहाड़ी, जुआड़ी की पहाड़ी। बोलो। पलनी, सेवेरोई, पलनी, सेवेरोई और जुआड़ी, जवाड़ी, है ना भाई? एक बार यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, अपने आरपीएससी का एग्जाम होता है ना, वैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ। उसमें पूछा कि बताओ मित्रों, बताओ बच्चों, सेवेरोई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो लाल और लालियो, ये सेवेरोई पहाड़ियाँ, जवाड़ी की पहाड़ियाँ और पलनी की पहाड़ियाँ तीनों कहाँ पड़ती है? ये उपरोक्त तीनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती है। लिख लो, उपरोक्त तीनों पहाड़ियाँ, उपरोक्त तीनों पहाड़ियाँ, उपरोक्त तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है लाल और लालियो? ये पड़ती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। पलनी हो गई, सेवेरोई हो गई, जवाड़ी हो गई। अब आती है पालकोंडा। पालकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है मित्रों? पालकोंडा पहाड़ी पड़ती है अपने आंध्र प्रदेश में। लिख लो, पालकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी कहाँ पड़ती है रे? पालकोंडा पहाड़ी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? यह है आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद क्या आता है मित्रों? एक पर्वत और आता है, उसका नाम है नल्लामला। नल्लामला पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे पड़ती है मित्रों। नल्लामला क्या है? नल्लामला, नल्लामला पर्वत श्रेणी या पर्वत या पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है मित्रों? ये पड़ती है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पे पड़ती है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा, तेलंगाना वे तेलंगाना की सीमा पर पड़ती है मित्रों। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर पड़ती है। एक पर्वत आता है कराकस पर्वत। ये कराकस पर्वत मित्रों ओडिशा राज्य में पड़ता है, जो पूर्वी घाट की अंतिम पहाड़ी मानी जाती है। ये देख लो चित्र में कहाँ लिखी हुई है, ये देखो, इसका नाम है कराकस की पहाड़ी। कराकस की पहाड़ी के पास में है महेंद्रगिरी की चोटी और नल्लामला के पास में है अरमाकोंडा जो 1680 मीटर है। इसके बाद में लिखेंगे इसको, पहले लिखो कराकस पहाड़ी। क्या लिखो? कराकस। कराकस पर्वत कहाँ है लाल? कराकस पर्वत या कराकस पहाड़ी लिखो ने यार, है ना भाई? कराकस पहाड़ी, ये कराकस पहाड़ी कहाँ है? ओडिशा राज्य में पड़ती है। कराकस, इसको याद कैसे करोगे? ओडिशा के लोग राक्षस की तरह है, कोई बुरा नहीं माने भाई, ओडिशा के लोग राक्षस की तरह है, तो इसको ऐसे याद करो। कराकस पहाड़ी कहाँ है? ओडिशा में। यह है ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बातें लिखो नोट डाल के। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। लिखो दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। कौन सा कोंडा? अरमाकोंडा, जो कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर है भाई। बताओ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी
अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुदी, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अरमाकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है और उसकी ऊंचाई 1680 मीटर मानी जाती है। मित्रों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई, तो आपके जहन में सवाल आएगा कि साहब दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं बता दूं दोस्तों, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि वर्तमान ओडिशा राज्य में पड़ती है। छाप लो दोस्तों, छाप लो। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी यह है महेंद्रगिरी। कौन सी गिरी? यह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है लाल? 501 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है? ये वर्तमान ओडिशा राज्य में पड़ती है। ठीक है, ये वर्तमान ओडिशा राज्य में पड़ती है। तो आप तुलनात्मक रूप से पढ़ो तो भी आपके मन में रिकॉल करना है कि पूर्वी घाट ज्यादा कटाफटा है पश्चिमी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट कम ऊंचा है पश्चिमी घाट की तुलना में। तो लिख लो, पूर्वी घाट अधिक तो है कटाफटा, अधिक कटाफटा है, तथा पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है, तथा पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है मेरे लाल, कम ऊंचा है। ठीक है, तो मित्रों अपना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसी के साथ होता है लगभग पूरा। और हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मित्रों, बार बार रिवीजन करना है, बार बार नोट्स बनाने हैं। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।